हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक और टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो, सारी चीज़ें वहीं से निकली है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी वो काम आएगी। तो देखो, आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोले तो प्रायिकता का या प्रायिकता पर गुणन नियम, ऐसा कुछ होता है। तो देखो यार, इसमें एक्चुअली ऐसी चीज़, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। याद करो कहाँ पढ़ा होगा हमने। जब हमने क्लास 11th के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखा था ना, तो वहाँ पर भी आया था। वहाँ पर दो रूल आते हैं, मतलब फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, है ना। तो वहाँ पर एक दो रूल आते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, उसमें हम तरीकों को मल्टीप्लाई करते थे। और एक आया था वहाँ पे एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, मतलब जहाँ पर चीज़ों को जोड़ते थे। और वो कैसे पता चलता था, अगर बीच में एंड लगा है तो मल्टीप्लाई कर देते थे, और बीच में और लगा है तो जोड़ देते थे। वैसे ही यहाँ पर है, ये सेम टू सेम वैसे ही है। ऐसा लिंक करके सीखोगे ना आप, तो इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, तो इस प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। नहीं तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि यार कि किस टॉपिक का है, कंडीशनल का है या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है ना। तो ऐसा समझो इसको। और देखो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी निकाल देते हैं। देखो, इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं। एक्चुअली ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, या फिर एफ ऑलरेडी अकर्ड। तो उसका क्या होता था, जैसे यहाँ पे इस डंडा, ये बीच में डंडा खड़ा कर दिया ना हमने, तो यहाँ पर जो इस डंडे के बाद क्या है, एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे आता है। और ऊपर की तरफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और यहाँ पर क्या, इंटरसेक्शन एफ, ऐसे बन जाया करता था, है ना। एक तो ये था। और दूसरा क्या था, दूसरा ऐसा कुछ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैं ई और एफ को अब चेंज कर दूँ, है ना, ई और एफ को अगर मैं चेंज कर दूँ, तो ऐसा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ऐसा। तो अब इसमें क्या बनेगा, देखो इस लाइन के बाद में ई आ गया, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऊपर की तरफ क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ऐसा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, बात एक ही है। देखो, यहाँ से ना आप इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इधर की तरफ। तो क्या बन जाएगा, इधर आके ऐसा बन जाएगा, या फिर उसको लिख लो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो एक ये बन गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इधर निकालता ना, इधर की तरफ देखो क्या बनेगा, मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मिल जाएगा, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाई ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे, ठीक है, ऑलरेडी हैपेंड, ऐसा हो गया। अब यार देखो, इसके अंदर ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बस यही रूल है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हो आप, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन से भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो इसको मैं बस ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ ऐसे निकाल सकते हो। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बीच में एंड एफ, ऐसे बोल सकते हो। और एंड को देखो आप किससे चेंज कर सकते हो, इंटरसेक्शन से चेंज कर सकते हो, है ना। ये जो एंड है ना, इसका क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और इसके दो फॉर्मूले हो जाते हैं अपने सामने, क्या क्या, एक तो ये फॉर्मूला कि आप पहले एफ का काम कर दो, तो देखो एफ यहाँ पे पी ऑफ एफ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई, जब एफ ऑलरेडी हो ही चुका है तब यहाँ पर ई को हम, मतलब ई को हैपन करवा देंगे, ई को घटित करवा देंगे, ठीक है, ई की घटना इधर हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो दोस्तों, मेरी ना बात को सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी में या किसी बुक्स में ऐसी बात ऐसे, मतलब इस लैंग्वेज में लिखी नहीं होती, वहाँ पर एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आप देख लेना। अब मैं जो बात बोलूँगा ना, वैसी लैंग्वेज कहीं पे लिखी हुई नहीं होगी। ऐसी लैंग्वेज मतलब जनरली टीचर्स ही आपको समझा सकते हैं। वो क्या है, जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई है, तो यहाँ पर आप, एक तरीका तो ये है कि पहले आप एफ को करवा दो, है ना, एफ का काम कर दो, जब एफ का काम हो चुका होगा फिर ई को हम मतलब करवा देंगे। यहाँ पर क्या है, पहले या फिर ई को करवा दो, तो जब ई हो चुका होगा तो फिर आप एफ को करवा दोगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे क्या बन जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, हमें करना दोनों ही है, ई एंड एफ। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरीके से, यहाँ पर भी एंड लगा,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी एंड लगता था, तो वहाँ पर भी हम जो भी केसेस होते थे ना, तरीके, उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दोनों करवाने हैं हमें, तो सबसे पहले मैं ई को, ये जो ई है ना, ई इसको करवा दूंगा। करवाना मतलब क्या, उसको हैपन करवाना ना, मतलब अकर, है ना। और या फिर ऐसा बोल सकते हो कि भाई वो हिंदी में, प्योर हिंदी में बोलते हो घटित, कोई घटना घटित हो रही है उस हिसाब से ना। आई होप आप सब समझ पा रहे हो ना हिंदी, आई थिंक इतनी तो जानते हो आप। तो अगर मैं पहले ई को घटित करवा दूंगा तो फिर क्या आएगा, फिर मेरे को एफ एफ बच के ना वो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई इधर आ जाएगा क्योंकि ई ऑलरेडी हो चुका है। अब एफ की प्रोबेबिलिटी, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसी चीज़ को लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आप ई इंटरसेक्शन एफ, ई एंड एफ दोनों करवाना चाहते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पहले लिख दो। जब एफ ऑलरेडी हो ही चुका है ना, एफ ऑलरेडी हो चुका, तो फिर बाद में हम ई की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। ऐसा फीलिंग के साथ समझो इसको। परम्यूटेशन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पी एंड सी लिख देता हूँ, इतने में समझ जाना। पी एंड सी का मतलब और कुछ मत निकालना, यहाँ पर क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। देखो दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे दो सेट्स पर ही हम ये अप्लाई करते हैं, इसको और हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरल वे क्या है, जैसे मेरे को ना, जैसे यहाँ तो दो दो का ही है, मेरे को इनका निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले ए को करवा दूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए का काम हो गया। अब मैं बी को करवाऊंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी अब कैसे करवाऊंगा, चूंकि ए ऑलरेडी हो चुका है, उस कंडीशन के अंडर में मैं बी को हैपन करवा दूंगा मल्टीप्लाई बाई। फिर उसके बाद में, अब देखो ए और बी दोनों हो चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं सी को करवाऊंगा कब, जब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं, तब मैं सी का काम करवाऊंगा, ठीक है। तो बात तो वही होगी ना यार, वैसे ही तो करते थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी यही करते थे। पहले पहली सीट को भर दिया, फिर दूसरी सीट को भर दिया, फिर तीसरी सीट को भर दिया। जब हम दूसरी और तीसरी सीट को भरते तब ऐसा ध्यान में रख के चलते थे ना कि भाई एक जना वहाँ पे पहली सीट पे बैठ गया तो अगली सीट पे कम बैठते हैं, है ना। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको। देखो मैं किस बात की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आपके सामने ना, ऐसे समझो कि यहाँ पे एक दो तीन चार, चार सीट लगी हुई है और चार लोग हैं जो कि इन पर बैठेंगे। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की याद दिलवा रहा हूँ आपको। तो आपको ना इन चार लोगों को इन चार सीट्स पे बिठवाना है, और एक सीट पे दो लोग नहीं बैठ सकते ना, ऐसे गोद में नहीं बैठ सकते। तो आप क्या करोगे भाई, चारों को इस सीट के पास लेके आओगे, है ना, इस सीट के पास। तो चारों को इस पे देखोगे भी यार, अच्छा ये सीट है, एक सीट है, कितने लोग हैं यहाँ पे, चार लोग हैं बैठने वाले। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, इसको भरने के तरीके क्या होंगे, चार हो गए, ठीक है। अब आपने इस पहली सीट को भर दिया है, इसका अफेक्ट दूसरी पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा यार। जब आपने पहली सीट को भर दिया है तो दूसरी सीट पे फिर मैं चार थोड़ी बिठाऊंगा, दूसरी सीट पर तीन बिठाऊंगा, है ना। तो समझो कि ये पहला वाला इस पे बैठ गया, तो अब दूसरी सीट पर क्या होगा, मैं ये दिमाग में रखते हुए चलूंगा कि भाई पहली सीट पर मैंने एक जने को बिठा दिया है ना। तो पहली घटना है ना, पहली घटना, उसका फर्क अगली अगली पे पड़ रहा है। तो उस हिसाब से ना यहाँ पर फिर अगले वाले पे कितने बैठेंगे, तीन। अब देखो पहली और दूसरी सीट भर चुकी है, अब इन दोनों को दिमाग में रखते हुए, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए मैं उससे अगली वाली सीट को भरूंगा, है ना। यहाँ पे दो बैठेंगे, अब इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए फिर मैं लास्ट वाली सीट को भरूंगा कि भाई इधर हर लोग कोई ना कोई बैठ ही चुका, तो अब लास्ट में तो फिर एक जना ही बैठेगा ना, इस हिसाब से। तो ऐसे कुछ काम होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन रूल वहाँ लगता था, यहाँ पर भी लगता है ना। तो जैसे तीन लोग, तीन काम करवाने में, ए एंड बी एंड सी तीनों ही काम करवाने, तो सबसे पहले मैं ए को करवाऊंगा। अब चूंकि ए होल्ड ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर मैं बी को करवाऊंगा। ए ऑलरेडी हो चुका है, उसको मद्देनजर रखते हुए मल्टीप्लाई बाय जब ए और बी दोनों हो चुके हैं, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं तीसरे को करवाऊंगा, समझ गए। अब देखो एक और आप और भी जनरलाइज कर सकते हो। एक तो ये हुआ, एक तरीका एक और है ये, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं ए को घटित करवा दूंगा, मतलब ए हो जाएगा, ए को करवाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय। अब चूंकि ए हो चुका है, तो ए हो चुका है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं बी को करवा दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब ए और बी दोनों काम हो चुके हैं, तो ए इंटरसेक्शन भी हो चुका है, इस डंडे के आगे वो चीज़ आती है जो कि हो चुकी है, ठीक है। ये अब ये दोनों हो चुके हैं, तो अब मैं किसको करवा दूंगा, सी को करवा दूंगा, मल्टीप्लाई बाय। अब चूंकि सी को मैंने यहाँ पे करवा दिया, तो ए भी हो चुका, बी भी हो चुका और सी भी हो चुका, तो अब मैं किसको करवाऊंगा, डी को। कब, जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बातें हो चुकी होगी, अब मैं किसको करवा दूंगा, डी को करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे आप हैबिट से सीखोगे ना,
आप मतलब कर ले जाओगे यार, बहुत मज़ा आ जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर, बहुत आसान है ये। तो दोस्तों इतना होने के बाद हम ना अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, बस इतनी सी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बस यही बात है कि भाई हमें 2-3 काम करने हैं और उनके बीच में एंड 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 ऐसे लगा है, तो आप क्या करो, उनकी प्रोबेबिलिटी को ना मल्टीप्लाई करते हुए चलो। बस ये याद रखना कि जब जब आप पहली एक एक काम करवा देते हो, तो जब दूसरे वाले काम की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तब ध्यान रखना कि आप ऑलरेडी एक काम कर चुके हो, है ना, वो चीज़ ध्यान रखना। तो उस चीज़ को संभालने के लिए क्या आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, इसका एग्जांपल करते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन एक एग्जांपल से पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वो मैं यहाँ पे पहले भूल गया। यहाँ पे देखो ई इंटरसेक्शन एफ ऐसी चीज़ें आती है ना, तो इसको आप ई इंटरसेक्शन एफ को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ ऐसे भी बोल सकते हो, ई एफ। ठीक है, इंटरसेक्शन को हटा भी सकते हो, ई ऐसा लग रहा है जैसे मल्टीप्लाई सा हो रहा है ना, ऐसा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी ऐसे। समझ गए, यहाँ पे ए बी सी डी है ना, यहाँ पे 4 नंबर है, इंटरसेक्शन लगा सबके बीच में, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बस एक रिप्रेजेंटेशन आपको मैं दिखा रहा था। अब वापस इस एग्जांपल पर आते हैं। इसमें बोला ए बॉक्स कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, 2 balls are drawn from the box one after the other without replacement। हमें 2 बॉल निकालनी है, एक के बाद एक, ऐसे नहीं दोनों एक साथ, एक के बाद एक बॉल निकाल लिए, और वो भी कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। हमें बताना है कि जो 2 बॉल्स हमने निकाली ना, वो दोनों की दोनों क्या है, ब्लैक है, ये हमें बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर बात क्या है, हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इस चीज़ को समझो कि ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या चाहिए कि बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक। यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बॉल भी ब्लैक आए एंड दूसरी बॉल भी ब्लैक आए। यहाँ पर जो मैंने बोला ना, मैंने बोलने में तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एंड बोला था, और लिखने में मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया, तो आप समझ ही रहे हो कि ऐसा कर सकते हैं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है। तो देखो यहाँ पर दोनों बॉल्स का आना जरूरी है, और वो भी क्या, ब्लैक आना जरूरी है। तो ये कुछ कुछ वैसा ही कुछ क्वेश्चन हो गया कि भाई 4 लोग है, 4 लोगों को 4 सीट भी बिठाना है, उसी टाइप का हो गया। हमें ना ऐसे 2 सीट है, दोनों सीट पर ब्लैक ब्लैक बॉल रखना है वहाँ से निकाल निकाल के, तो इनके बीच में क्या लग गया, एंड लग गया। उसी टाइप का काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। जैसे ई इंटरसेक्शन एफ आ जाए, है ना, तो पहले आप ये जो ई है ना, ई, इनमें से एक एक काम करवाते चलो। सबसे पहले हम ये ई करवा देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। मल्टीप्लाई बाई, जब ई यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, तो ई जब हो चुका है तब हम एफ को करवा देंगे ऐसे। तो यहाँ पर जो 2 बॉल्स निकालनी ना हमें, B1 और B2, इसको कैसे करेंगे, पहले हम B1 को, मतलब जो पहली बॉल है ना, उसको ब्लैक निकलवा देंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय, जब B1 मतलब पहली बॉल ब्लैक निकल चुकी होगी ना, तब हम दूसरी बॉल को फिर ब्लैक निकलवाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले पहली बॉल को ब्लैक निकलवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय, जब पहली बॉल ब्लैक निकल चुकी होगी, इस डंडे के बाद में B1 आ गया, डंडे के बाद जो चीज़ आती है ना, वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। ठीक है, इसलिए उसको बाद में लिखते हैं। जब B1 मतलब पहली बॉल ब्लैक आ चुकी होगी, तब हम दूसरी बॉल को भी क्या करवाएंगे, ब्लैक निकलवाएंगे, B2 को भी करवाएंगे। ठीक है, इस टाइप की प्रोसेस लगानी पड़ेगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 निकाल लेते हैं, अलग से अगले पेज में लिख लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन B1 इज ऑलरेडी हैपेंड, ये काम कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 इवेंट बना लिए यहाँ पर, जैसे उधर हमने फॉर्मूला में देखा था ना ई और एफ, वैसे मैंने यहाँ पर B1 B2 बना लिया। इवेंट B1 क्या है, फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक। इवेंट B2 क्या है, सेकंड बॉल इज़ ब्लैक। सिंपल सी बात ये है। अब देखो हमें ना सबसे पहले B1 करवाना है, सबसे पहले B1, तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। जब मैं सबसे पहले फर्स्ट बॉल निकालूंगा, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो यार एक बार खुद ही सोचो कि जब मैं फर्स्ट बॉल निकालूंगा, तब उससे पहले बैग से कोई बॉल निकालेगी, नहीं निकालेगी ना। जैसे ऐसे समझो कि एक डायग्राम सा बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक वो डिब्बा बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वो डिब्बा बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, इस डिब्बे में क्या है, 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल्स है। तो यहाँ पे क्या है, 5 ब्लैक बॉल्स है प्लस 6 यहाँ पे रेड बॉल्स है। तो यहाँ पे टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 11।
ठीक है, टोटल 11 हो गए। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या आएगी, सिंपल सी भाषा में बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या आएगी। B1 क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, हम पहली बॉल निकालने वाले, तो पहली बॉल जो ब्लैक आनी चाहिए वो, तो वो किन में से आनी चाहिए, इन 5 ब्लैक बॉल में से ही तो आनी चाहिए ना। तो इसके फेवरेबल केस कितने हो गए, 5 हो गए ना। हम क्या चाहते हैं, ब्लैक ही चाहते हैं, तो अपने लिए जो फेवरेबल केस है वो ये हो जाएंगे ये वाले। तो 5 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या आता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, भाई कितने आ सकते हैं टोटल 11 बॉल्स है ना, तो 11 में से कुछ भी आ सकता है, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें देखो B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 आ चुकी है यहाँ पे, है ना, इतनी आसान है, इतनी आसान तरीके से आ गई। अब उसके बाद में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ऑब्लिक B1, तो यहाँ पे क्या देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन B1 इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम B1 को मद्देनजर रखते हुए B2 निकालेंगे, मतलब ये ध्यान में रखेंगे कि पहला काम हो चुका है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक आ चुकी है। ठीक है, और क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ जो पहली बॉल निकाली ना बाहर, वो वापस अंदर नहीं रखी हमने। तो अब सिचुएशन क्या होगी, उस सिचुएशन का डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम बनाओगे ना तो आप इजीली चीज़ों को समझ जाओगे। देखो ऐसा है, आपको पता है कि यार B1 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एक बॉल यहाँ से पहले ब्लैक निकल चुकी है, तो यहाँ पर कितनी, अच्छा उसको वापस रखा भी नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब, तो यहाँ पर कितनी ब्लैक बॉल बची है, 4 ब्लैक बॉल बची है, और रेड तो निकली नहीं ना अभी, 4 रेड बॉल है। नीचे फिर टोटल कितनी बचेगी, टोटल कितनी हो जाएगी, देखो ये 4 प्लस, अच्छा 4 नहीं ये 6 रेड है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा। टोटल कितनी बची, 4 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगी 10, ऐसा हो गया। जब हमें पहले पता चल ही चुका है कि भाई पहली बॉल ब्लैक निकल चुकी है, तो फिर सिचुएशन ऐसी बचेगी, है ना, क्योंकि एक बॉल ब्लैक निकल चुकी है और उसको हमने वापस रखा भी नहीं है, तो फिर ये सिनेरियो बनेगा ही बनेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, अब कितनी चीज़ें बची यहाँ पे, 10 बची ना। यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कौन सा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, भाई वो फॉर्मूला तब काम करता है जब हमें चीज़ें क्लियर ना हो, है ना। लेकिन यहाँ तो चीज़ें क्लियर है ना, भाई पहली बॉल ब्लैक निकल चुकी है, तो अब 4 ही ब्लैक बॉल बची है और 6 रेड बॉल बची है, और टोटल फिर कितना हो गया, 10 बच गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि B1 हो चुका है, तब B2 की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना होता नहीं है, डायरेक्ट ये सिचुएशन है तो इसी हिसाब से आंसर दे दो, क्योंकि यहाँ पे जो B1 वाला इफेक्ट है वो मैंने यहाँ पे दिखा चुका हूँ, है ना। तो अब सेकंड ब्लैक बॉल की इनमें से निकलेगी 4 में से, तो यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो अपना काम हो जाएगा यहाँ पर। हम ये चाहते थे कि भाई दोनों बॉल क्या आए, ब्लैक आए, B1 भी ब्लैक आए एंड B2 भी ब्लैक आए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमने बॉल 1 को ब्लैक निकलवा दिया, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर जब बॉल 1 ब्लैक निकल चुकी है तो बॉल 2 को भी ब्लैक निकलवाना है, ऐसे यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई ही लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना है, 5/11 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन B1 इज ऑलरेडी हैपेंड कितना है, 4/10, ऐसा आ गया आंसर। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 4 जा 20 और नीचे की तरफ 110, है ना, हाँ 0 से 0 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 2/11। ये होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ऐसा करते हैं हम। मेन फीलिंग है ना, आपको इनसे पता चल जाएगी, इनसे बहुत फीलिंग मिल जाती है, जैसे मैंने बोला ना, उस बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत तगड़े से फीलिंग आएगी। अच्छा देखो यार, हमने ना इसका आंसर बता दिया, हाँ भाई दोनों बॉल को ब्लैक निकलवा दिया, ऐसे हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ ली। लेकिन क्या हमने कोई बहुत बड़ा तीर मान लिया, नहीं, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी अलग तरीके से 11th में कर चुके हैं। याद करो, देखो इसको मैं सेकंड मेथड से समझाता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक, क्या है, बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, और वहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, ओरिजिनल सिचुएशन बता रहा हूँ, टोटल बॉल्स कितनी है 11, उसमें से क्वेश्चन में 5 ब्लैक है और 6 रेड है ना। 5 क्या है, ब्लैक है एंड 6 रेड बॉल्स है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि दोनों बॉल जो हम निकाल रहे हैं ना, और उनको वापस रख तो नहीं रहे, है ना, तो वो दोनों की दोनों क्या है, ब्लैक बॉल्स आए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई देखो दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स कहाँ से आएगी, इन 5 बॉल में से निकलेगी, तो क्या हो जाएगा 5C2। 5C2 का मतलब क्या है, NCR का मतलब क्या होता है, NCR का मतलब ये होता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन मतलब हमें चुनाव करना हो, चुनाव, तब हम ये NCR वाले फॉर्मूले से चुनाव करते हैं।
तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई ब्लैक बॉल्स आए दोनों की दोनों, बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक। तो भाई यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक बॉल्स है कितनी, 5 है, तो 5C2 है ना, 5 ब्लैक बॉल्स में से ही हम 2 वो ब्लैक बॉल्स चुनेंगे। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टोटल। टोटल है ना, प्रोबेबिलिटी में ऊपर तो फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल केसेस। तो टोटल में देखो कितनी बॉल्स है, टोटल 11 बॉल है, तो 11 बॉल में से हमें 2 बॉल चुननी है, ये तो हो गया टोटल। ऊपर क्या आएगा, वो 2 बॉल जो चुनी है वो ब्लैक होनी चाहिए, तो 5C2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो 5C2 का क्या बन जाएगा, 5 अब एनसीआर का वैसे फॉर्मूला तो होता है, आई थिंक आपको वो पता भी होगा। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा। वैसे इसको सोल्व करने का शॉर्टकट भी होता है, तो वो शॉर्टकट ही मैं लगा रहा हूँ, और हो सके तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा ना। देखो 5C2 का शॉर्टकट क्या हो गया, यहाँ पे 5×4 डिवाइड बाई 2×1 ये हो गया। 11C2 का क्या हो जाएगा, 11×10 डिवाइड बाई 2×1 ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब 5 को ना, जैसे नीचे 2 लिखा हुआ ना, तो इसको 2 बार ही खोलेंगे। नीचे वाला तो चलो ठीक है 2×1, और ये भी 2×1 बन गया, लेकिन ऊपर जो नंबर है 5 उसको भी हम 2 बार खोलेंगे, 5×4 बस इतना ही। अगर यहाँ पे 5C3 होता तो 3 बार खोल लेते। और यहाँ पे 11C2 तो यहाँ पर 11×10, क्योंकि नीचे 2 है ना, तो नीचे वाला भी 2 बार, ऊपर वाला भी 2 बार खुलेगा। यहाँ पे 2×1 कट गया, कितना मिला, ऊपर 5×4 और नीचे 11×10। देखो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहाँ पर ये रहा 5×4 और नीचे 11×10, 5×4 11×10। सोल्व करोगे तो ऊपर 20 आ जाएगा और नीचे 110, 0 से 0 काटोगे तो ऊपर 2/11 ऐसा बच जाएगा हमें। ठीक है, 2/11, ये यही तो आया था ऊपर की तरफ, है ना। तो एक्चुअली ये सारे काम हो चुके हैं थोड़े दूसरे तरीके से। फिर हम यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि यार ऐसा तो हम पहले कर ही चुके थे, फिर इनका क्या काम है, ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसे बात नहीं है, ये भी यूज़फुल है। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो कई बार हम उस तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है, इस तरीके से इजीली समझ लेते हैं। और कुछ चीज़ें आप और अगली वाली एक्सरसाइज में भी सीखोगे, तो उसके लिए ना ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो अब हम ना एक और एग्जाम्पल करते हैं इसे फटाफट, फिर अगले टॉपिक पर आते हैं इसी में। देखो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल के वापस डालेंगे नहीं उसके अंदर। ठीक है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड, यहाँ पर बीच में क्या लगा, एंड। तो ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 2 कार्ड निकाले ना, उनके बीच में भी एंड है, दोनों के दोनों क्या है, किंग होने जरूरी है, फर्स्ट भी किंग दूसरा भी किंग, एंड थर्ड कार्ड इज एन एस, मतलब इक्का होना चाहिए। ठीक है, तीसरा वाला। तो हमें एक टाइप से क्या पूछा है यहाँ पर, एक टाइप से यहाँ पे 3 चीज़ें पूछ ली हमें। हमें कितने कार्ड निकालने, 3, उनमें से 2 किंग होने जरूरी है, एंड थर्ड वाला एस होना जरूरी है, मतलब इक्का होना जरूरी है। तो एक टाइप से हमें पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला K1, मतलब किंग, पहला कार्ड किंग, फिर दूसरा कार्ड भी किंग, और जो तीसरा कार्ड है वो क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 ये सीट नंबर हो गया उनका, मतलब ऑर्डर हो गया, पहला दूसरा तीसरा। और यहाँ पे जो के ए है उसके आप समझ सकते हो कि पहला किंग दूसरा किंग तीसरा एस, मतलब इक्का, ऐसा पूछा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर मैंने बीच में कुछ भी साइन नहीं लगाया, इंटरसेक्शन यूनियन। जब कुछ भी साइन नहीं आता ना, तब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A3 ऐसा। ठीक है, अब देखो ऐसा है, अब यहाँ पे 3 चीज़ों वाला आ गया ना, ये 3 चीज़ों वाला आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो, तब क्या करेंगे, पहले A को करवा देंगे, जब A ऑलरेडी हो चुका होगा तब B को करवा देंगे मल्टीप्लाई बाय, जब A और B दोनों हो चुके होंगे तब C को करवा देंगे, ऐसे। ठीक है, ऑर्डर में चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्ड निकालने की बात, तो सबसे पहले देखो पहला कार्ड ही तो निकलेगा ना, तो सबसे पहले मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 लिखूंगा ना, सबसे पहले मैं पहले वाले कार्ड को किंग निकालूंगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 मल्टीप्लाई बाय, जब पहला कार्ड K1 मतलब किंग आ चुका होगा, जब पहला कार्ड किंग आ चुका होगा तब मैं दूसरे कार्ड को भी किंग निकालूंगा, मतलब वो कार्ड किंग निकले ना निकले उसकी प्रोबेबिलिटी तो मैं यहीं पे निकालूंगा ना, मल्टीप्लाई बाय। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जब पहला और दूसरा कार्ड किंग किंग निकल चुका है ना, मतलब ऐसे, जब पहला कार्ड किंग निकल चुका है इंटरसेक्शन दूसरा कार्ड भी किंग निकल चुका है तब ना, ये इस लाइन के बाद में क्या होता है, गिवन दैट ये काम हो चुका है, तब मैं तीसरे वाले कार्ड को क्या निकालूंगा, इक्के इक्के के तौर पे निकालूंगा, तो उसकी एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो निकालूंगा ही निकालूंगा, ऐसी बात है। अब देखो हो क्या रहा है, हम निकाल निकाल के कार्ड को वापस नहीं रख रहे, है ना। अब देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें। सबसे पहले ऐसा डायग्राम बना लेता हूँ कि भाई ऐसा है, यहाँ पे किंग और इक्को की बात की जा रही ना, तो मैं किंग और इक्को को ही शो करूँगा यहाँ पे। वैसे तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आपको क्लास 11 का वो दिखाऊँ,
ऐसा मैंने बना के समझाया था कि भाई 52 कार्ड्स होते हैं, फिर ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26, ऐसे ये स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट है ना, क्या क्या होता है ये क्या होता है, हुक्म, फिर ये चिड़ी, ईंट, और ये लाल पान या फिर दिल, कुछ भी बोल लो इसको। अब इसमें होता क्या है कि जैसे किंग और एस का जिक्र है ना, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर क्या होता है, एस होता है। यहाँ पर देखोगे ना तो 4 एस होते हैं, मतलब 4 इक्के होते हैं यहाँ पर हर एक। ये इनको सूट बोलते हैं, इनको ना, इनको क्या बोलते हैं, हम सूट बोलते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनको सूट बोलते हैं। तो हर एक सूट में एक एक इक्का, तो ऐसे टोटल 4 इक्के होते हैं। यहाँ पर किंग की भी बात की जा रही है, तो हर एक सूट में एक एक मतलब किंग भी होता है। तो 4 किंग हो गए, 4 इक्के हो गए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। अपने वाले क्वेश्चन में क्या काम की चीज़ है, यहाँ पे किंग और एस की बात की जा रही है ना, किंग और इक्के की बात की जा रही है। तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा शो करूँगा, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, वही दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा है, मैं यहाँ पर एक डिब्बा सा बना लेता हूँ कि ये डिब्बा किस लिए भाई, टोटल कितने कार्ड्स हैं, अभी कुछ भी नहीं निकाला, टोटल 52 कार्ड्स है। उसमें किंग कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, और उसमें इक्के कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अब देखो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, पहला कार्ड निकालूंगा, वो क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी में नीचे की तरफ क्या आएगा, ऑल पॉसिबल केसेज, यहाँ पे कितने टोटल 52 कार्ड है ना, तो नीचे की तरफ 52 आ जाएगा। ऊपर की तरफ क्या आएगा, भाई कार्ड निकाल रहा हूँ मैं, और वो क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए। तो अभी तक एक भी किंग नहीं निकला ना, तो यहाँ पे 4 है ना किंग, तो चारों के चारों ही पॉसिबल है, तो अभी ऊपर की तरफ 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। अब देखो इधर, जब मुझे पता चल चुका है ना, यहाँ पे देखो ये है ना, ये लाइन बताती है कि गिवन डेट, इसके बाद में क्या लिखा हो, K1, मतलब ये काम हो चुका है। K1 मतलब क्या, पहली बार किंग आना है ना, वो काम क्या है, K1 है, वो हो चुका है। तो अब सिचुएशन कैसी होगी, देखो अब सिचुएशन ऐसी होगी, भाई एक किंग निकल चुका है, तो अब किंग कितने बचे होंगे, 3, इक्के कितने बचे होंगे, 4, तो अब टोटल कितने बचे होंगे फिर, अभी एक कार्ड निकल चुका, 52 में से एक कार्ड निकल चुका, कितना बचेगा, 51। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि K1 हो चुका है, तो K2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पहली बार वाला जो कार्ड है ना वो किंग निकल चुका है। अब बताओ दूसरे वाले कार्ड के किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नीचे तो आएगा टोटल, टोटल कितने हैं अभी, 51 है। दूसरा वाला कार्ड भी मैं किंग चाहूंगा, अब किंग कितने हैं, 3, ये सिंपल मल्टीप्लाई बाई, है ना, बस हो गया। अब देखो ये इस सिचुएशन पर आते हैं। अब हमें यहाँ पर पता है कि K1 K2 निकल चुका है, पहला कार्ड और दूसरा कार्ड किंग किंग निकल चुके हैं। तो अब सिचुएशन क्या होगी, आप ये काम दिमाग में कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं दिमाग की चीज़ें ऐसे लिख के बाहर निकाल रहा हूँ। टोटल कितने होंगे, किंग कितने होंगे और इक्के कितने होंगे। अब देखो यार, यहाँ तक काम हो चुका है अपना, अब यहाँ तक काम हो चुका है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, K1 एंड K2 इज ऑलरेडी हैपन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि पहला कार्ड किंग निकल चुका, दूसरा कार्ड किंग निकल चुका, तो अब 2 कार्ड निकल चुके हैं और दोनों किंग निकल चुके हैं, तो 4 में से अब 2 ही बचेंगे किंग। इक्के, यहाँ तक कोई इक्का निकला क्या, नहीं निकला, अभी भी इक्के 4 की 4 बरकरार है। तो टोटल कितने कार्ड होंगे, 2 कार्ड ऑलरेडी निकल चुके हैं, और वो भी कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस डाले नहीं हमने, तो वो कमी तो होती चली जाएगी ना यार। यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, 50 आ जाएगा अब। ठीक है ना, अब उससे भी एक कम हो जाएगा। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब पहला कार्ड दूसरा कार्ड किंग निकल ही चुका है, तो तीसरा वाला कार्ड इक्का निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो नीचे आएगा टोटल, टोटल कितने, अभी कितने बच गए, 50 बच गए। अब तीसरा वाला कार्ड इक्का निकलना चाहिए, तो आप देख लो अब इक्के कितने बचे, इक्के तो 4 के चारों ही बचे, क्योंकि अभी तक तो कोई मतलब किंग ही निकला था, इक्का तो इससे पहले कोई निकला ही नहीं। तो यहाँ पर इक्को की संख्या कितनी है, 4, तो 4 आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको, कितना बचेगा यार, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 4 इंटू यहाँ पर कितना, 52, ऊपर कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 4, और नीचे की तरफ 52 इंटू 51 इंटू 50, काटा पीटी करो। 4 से इससे कर लेता हूँ, 4 इससे काटेंगे तो यहाँ पे 13 बच जाएगा, और 4 को इससे भी कट करेंगे तो 4 टू जा, यहाँ पे मतलब 4 टू जा क्या, 2 से काट लेंगे, वो 2 बच जाएगा, और इधर 25 बच जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन बचती है, इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं है। ये केस तो ऐसे ऐसे बन गए हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करके मैं आंसर अभी लिख देता हूँ। तो अपना आंसर ये हो गया। यहाँ पर जो 3 है ना, 3 वो भी इस 51 को काटेगा एक बार, और ये 17 बार, तो 13 और ये क्या बोलते हैं 17 को और 25 को मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 5525, और ऊपर की तरफ जो 2 है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये अभी ये भी हमने कैसे किया, मल्टीप्लीकेशन रूल से किया है। ये देखो बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे फीलिंग आ जाती है क्वेश्चन के अंदर
लिखा नहीं होता। कंडीशनल वाले में तो कई बार लिखा होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ इस चीज़ की। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करो, समझना पड़ेगा आपको, फीलिंग से समझना पड़ेगा। कुछ ऐसा काम दे दिया जाएगा जिनके बीच में एंड लगा होगा, एक काम नहीं 2-3 काम होंगे और बीच में एंड लगा होगा कि पहला काम ये एंड दूसरा काम ऐसा हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे यहाँ पर भी क्या एंड लगा, तो इसको भी हमने कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से किया। कैसे करते हैं, पहले अगर मान लो आपको 2-3 काम करवाने, तो पहले पहला काम करवा दो मल्टीप्लाई बाय, फिर दूसरा काम करवा दो मल्टीप्लाई बाय, फिर तीसरा काम करवा दो, बस सिंपल ऐसे ही है। लेकिन जब दूसरा और तीसरा करवाते तब ध्यान रखते हैं कि भाई पहले पहला और दूसरा हो चुका है ना, इस हिसाब से वो कंडीशनल वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कंप्लीट। अब हम आज के एक और छोटा सा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नाम से लग रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इनको हिंदी में बोलते हैं हम स्वतंत्र, मतलब एक दूसरे से जो फ्री होते हैं ना, इंडिपेंडेंट होते हैं वो। तो ये होते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय अक्रेंस ऑफ अनदर। देखो एज यूजुअल इसका जैसा नाम है ना, वैसे इसकी डेफिनेशन है। इंडिपेंडेंट है भाई, ये स्वतंत्र है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते ये। ठीक है, तो एक हो जाए तो उस वजह से दूसरा हो या ना हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन, एक के होने की प्रोबेबिलिटी, वन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, है ना, मतलब प्रभावित नहीं होती बाय अकरेंस ऑफ अनदर, दूसरे के होने ना होने से पहले वाले की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं, कंडीशन आती है फिर उसको हम याद रख लेंगे। फिर जब कभी भी हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, अच्छा डिपेंडेंट क्या होते हैं, जो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होते तो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे वो, है ना, सिंपल सी बात। अच्छा यहाँ पर क्या बोला, लेट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसा समझ लो कि ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो देखो देन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब देखो यहाँ पे आएगा मजा, चूंकि हम ऐसे मान के चलने की एफ और ई दोनों के दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ई के होने ना होने से एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एफ के होने ना होने से ई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप एक तरफ तो सिक्के को उछाल रहे हो और दूसरी तरफ डाई को रोल कर रहे हो। अब सिक्के पर हेड आए या टेल आए, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा कि भाई पासे पर एक आए या दो आए या तीन आए चार आए, है ना। तो वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट टाइप के हैं वो चीज़ें। तो आप एक मतलब रिलेट कर सकते हो, प्रॉपर एग्जाम्पल हम और भी देखेंगे, समझ गए ना मेरी बात। तो ऐसी बात है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन हम पहले पता कर चुके हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो नॉट अफेक्टेड होती है, एक के होने ना होने से पहले वाले की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, तो एफ के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही रहेगी। ऐसी बन जाती है कंडीशन। यहाँ पे ओब्लिक एफ आता ना, वो आप लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कब, देखो कभी कभी पड़ता है जब वो डिपेंडेंट होता है ना तब पड़ता है, लेकिन इनडिपेंडेंट होते हैं तब ऐसे लिखो या फिर दूसरे वाले को गायब कर दो, क्योंकि दूसरा वाला ऑलरेडी हो चुका होता है। प्रोबेबिलिटी हम ये जो डंडा लगा ना, उससे पहले वाले की प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे, तो दूसरे वाले को आप हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो ई मतलब ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका अब क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र है ना, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ई को आप हटा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीधा सीधा डेफिनेशन से ये मतलब निकलता। आई होप ये आप समझ गए हो। तो अब देखो इसकी ना ये कंडीशन भी हम नहीं लगाते क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है, एक कंडीशन और तैयार कर लेते हैं। अभी अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने क्या सीखा है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में क्या था स्टेटमेंट, भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कभी आ जाए तो सबसे पहले हम ई को घटित करवा देंगे, मतलब ई को हैपन करवा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई पे जब ई हो चुका होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ई हो चुका होगा तब हम एफ को करवा देंगे ऐसे। ये तो थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर एंड आ जाता है ना, एंड, अच्छा सॉरी यार ये क्या लिख दिया मैंने, ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पर ना, चूँकि ई और एफ, मैं यहाँ पर ये इस कंडीशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा, ये कंडीशन में लगा दूंगा। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो इसका मतलब क्या है, अब देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ई एंड एफ, ई और एफ दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो एक के होने ना होने से दूसरे पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है
व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, तो उसमें आप भले ही ई को हटा दो लगा दो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस यहाँ पे पी एफ आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू यहाँ पे पी ई मल्टीप्लाई बाई इसका क्या बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये बाद वाले को काट दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो पहला वाला है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला क्या एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आप हमेशा याद रखना। मतलब आप ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस इज़ द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन है। जब भी किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई कोई दो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, तब आपको इसको ही याद करना है। अब उसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही याद करना है कि भाई P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अलग मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F अलग। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। जनरली ऐसा नहीं हुआ करता था क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर ऐसे डिपेंड कर, ज़्यादातर इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कई सारे नहीं भी करते। ठीक है, तो जो नहीं करते हैं वो ये है, और जो फिर भी डिपेंडेंट रह जाते हैं उनके लिए तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम करेगी ही करेगी। ठीक है, जो डिपेंडेंट है उनके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जो इंडिपेंडेंट है उनके लिए भी आप ये वाला लगा सकते हो, लेकिन चूंकि इसको थोड़ा हमने मॉडिफाई कर ही लिया है तो फिर हम इंडिपेंडेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और एक साथ में एक चीज़ और बता दूं कि जो डिपेंडेंट होते हैं ना, डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे ना, डिपेंडेंट इवेंट्स, उनमें क्या होगा, उनमें ये यहाँ पर ये बराबर बराबर नहीं होगा। उनमें ऐसा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, उनमें ये कंडीशन नहीं लगेगी। उनमें फिर कौन सी कंडीशन लगेगी, उनमें वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो सभी के साथ लग सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो सारी चीज़ें तो वो तो लगेगी लगेगी। ठीक है, उसमें से इंडिपेंडेंट ने अपना अलग एक कंडीशन बना लिया, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर बनते हैं, और कई बार डिपेंडेंट के आ जाते हैं तो फिर भी हम वही लगा के देखते हैं, तो ये बराबर नहीं आना चाहिए, तो डिपेंडेंट, अगर बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट। अब ना बच्चों को ना थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये ना वो डिपेंडेंट इवेंट्स को वो कन्फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ में। तो वो मैं अभी क्लियरिफाई कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, जो कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं डालते। तो मैं कंडीशन बता देता हूँ साफ साफ कि जब कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आए और वो जीरो बन जाए तो समझ जाना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब होंगे। और कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसा कुछ आ जाए और वो हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब समझ जाना कि वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्लियर कट समझो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या कई बार ना ये डिसजॉइंट भी बोल देते हैं इसको, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग होना। तो उनमें ना उनका इंटरसेक्शन कुछ होता नहीं है, उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ होता ही नहीं है, खाली सेट होता है वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, उनके इंटरसेक्शन की। और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस प्रकार। ठीक है ना। अच्छा, आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कोई आ जाए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, सब के सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो क्या बन जाएगा इसका, ऐसा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय फिर बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसा बनता चला जाएगा। अगर 4 5 है सब आपस में इंडिपेंडेंट है तो वो भी लग जाएंगे फिर, है ना, ऐसे बना लेंगे ये। तो आई होप ये सफिशिएंट मैंने चीज़ें आपको कंसेप्ट तो बता दिया ना। इंडिपेंडेंट का एक ही चीज़ याद रखो, ये है ना, बस ये चीज़ याद रखो, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर एक दो चीज़ और बताऊंगा मैं इस लेक्चर के लास्ट में, क्योंकि यार वो है ना, वो ज़रूरी है। कई बार ना उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते तो वो चीज़ ज़रूरी है समझने के लिए। तो अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं पहले। देखो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। देखो इवेंट्स का, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को हमने एक पासे को उछाला, एक ही है और एक बार ही उछाला यहाँ पर। ठीक है, ऐसा है। तो फिर क्या बोला है, इफ़ ई इज़ द इवेंट वगैरह आगे चल बढ़ गया वो, फिर वो तो है ना। आप सबसे पहले वो निकालो सैम्पल स्पेस एस, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे सैम्पल स्पेस में। ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट, क्या है इवेंट ई, द नंबर अपियरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो ई के अंदर क्या आ जाएगा,
एंड द नंबर अपियरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री। मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब तीन की टेबल में, तीन की टेबल में कौन आता है भाई, एक तीन आता है और एक छः आता है ना। मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब तीन की टेबल में आ रहा है, तो तीन की टेबल में कौन आ रहा है, तीन और छः आता है। तो इस पर तीन और छः आ जाए तो वो क्या है, इवेंट ई है। फिर क्या बोला, एंड एफ बी द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज इवन। देखो इवन नंबर की बात की जा रही है, इवन नंबर कौन है, वो एफ के अंदर आ जाएंगे। एफ के अंदर इवन वाले देखो कौन कौन से इवन में आएगा, एक तो दो आएगा, एक चार आएगा और एक छः आएगा। क्या आएगा, 2 4 6। ठीक है, ये तो तीन के मल्टीपल। और एफ के अंदर क्या है, यहाँ पर दे रखा है साफ साफ, एफ के अंदर क्या दे रखा है, इवन नंबर ऐसा नाम दे रखा है। अब हमें क्या बताना, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। बताना कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखो दोस्तों, इसमें ना आप कई बार ना क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाला होता है, हमें ज़्यादा हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि यार, ऐसा लगेगा कि यार अच्छा ये तीन और छः है, इसके आने ना आने से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसे सोचेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इंडिपेंडेंट पता करने का, ये यहाँ पे स्टार मार्क भी लगाया कि यह कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, कई बार कंडीशन हमने देखा है ना वेक्टर वगैरह में, और वैसे यहाँ पर भी है ये कंडीशन। जब कभी भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कोई है या नहीं, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करना हो, तो आप देख लो, एक बार ये निकाल लो LHS और एक बार ये निकाल लो RHS, फिर देख लो कि दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, ये काम किया करो आप, ऐसे जनरल तरीके से सोचने के बजाय वैसे क्या करो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अलग मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अलग। ठीक है, इस तरीके पर बेस्ड होके चलोगे ना, आपको कंडीशन ये इंडिपेंडेंट इवेंट से कभी आप कभी भी मिस नहीं हो पाओगे, एकदम सटीक तरीका ये। तो देखो यहाँ पर ना यार ई, चलो ई और एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लें पहले। ई इंटरसेक्शन एफ तो पता कर लो, ई आपके सामने एफ आपके सामने, तो प्रोबेबिलिटी के पढ़ने से पहले आप ऐसा तैयार कर लो भाई, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये जो 6 है ना, 6 ये देखो ये कॉमन है, इसमें 3 6 यहाँ पे 2 4 6 है, तो 6 कॉमन है, तो एक एलिमेंट कॉमन हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले ई देख लेता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, इसमें कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है तो दो ऊपर, और टोटल एलिमेंट कितने होंगे, वो सैम्पल स्पेस वाले ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है, वो 6 से नीचे आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसमें कितने एलिमेंट्स है, एक दो तीन एलिमेंट है, और नीचे की तरफ क्या देंगे, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6 आ गया। यहाँ पे काटा पीटी की मत सोचना ना, काटा पीटी लास्ट में कर लेंगे। अच्छा देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट है 6 है, एलिमेंट की वैल्यू क्या है वो मैटर नहीं करता प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, एलिमेंट कितने हैं, एक ही है, तो एक ऊपर आ जाएगा, और नीचे की तरफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो LHS है ना, LHS देखो, LHS तैयार कर लेते हैं। LHS तो ये बन जाएगा अपना, ये क्या बन जाएगा, दिस इज LHS, ये बन जाएगा। ठीक है, 1/6 आ गया। अब हम RHS तैयार कर लेते हैं, ये दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इधर कितना है, 2/6 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है, 3/6। तो सोल्व करते हैं, ऊपर 2 × 3 क्या बन गया, 6, और नीचे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, स्मार्ट तो ऊपर 2 × 3 6 हो गया, नीचे 6 × 6 पड़ा है, 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर एक बच जाएगा, तो कितना मिला ये, 1/6। क्या मिलेगा, 1/6। ध्यान से देखो दोस्तों इसको और इसको, यहाँ पर P ऑफ E इंटरसेक्शन F ये 1/6 है ना। आप इसमें देखोगे ना अपने वाले क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/6, यहाँ पे दिख रही है साफ साफ। इधर जो RHS है इनको भी हमने सोल्व किया, E और F इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके देखा, इनका आंसर कितना है, 1/6। इसकी भी वैल्यू क्या है, 1/6, और दोनों की दोनों क्या होगी, बराबर हो गई ना। यहाँ पर आप यहाँ पे बोल सकते हो इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे, कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन PE × PF, ये क्या है, बराबर है ना। यहाँ पर हियर ये दोनों बराबर है, तो आप बोल सकते हो, पक्का बोल सकते हो कि यहाँ पर जो E है एंड F है वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे फीलिंग से आपको पता नहीं चलेगा कि यार E के अंदर 3 और 6 है, उसका होना ना होना इसको अफेक्ट कैसे डालेगा, वैसे मत देखो इसको।
आप कैसे देखो भाई, आपके सामने मैंने फॉर्मूला बता रखा है, सीधा सीधा वो देखो कि वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और नहीं हो रहा तो डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। चैप्टर मतलब क्या, टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखो दोस्तों, ये एक एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक रिजल्ट भी आएगा, उसको हम याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा, प्रूव दैट इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इससे अपने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। प्रूफ वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो ई एंड एफ है ना, ये दोनों के दोनों कैसे इवेंट्स है, इनडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या मीनिंग है इसका, मैथमेटिकली ये मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये जब कभी भी जरूरत पड़ेगी हम ये लगा देंगे। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमें ये प्रूव करना है कि जो ई है एंड एफ डैश है, ये दोनों की दोनों क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स आएंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसके लिए मैथमेटिकली क्या प्रूव करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू, जैसे यहाँ पर ई और एफ का हुआ ना, ई अलग एफ अलग अपनी प्रोबेबिलिटी ले लेके, वैसे ये भी अलग हो जानी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। ठीक है, ऐसा हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रूफ। देखो यहाँ पर जो ये इसका एलएचएस है ना, हम यहाँ से चालू कर लेते हैं काम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ऐसे। ठीक है, यहाँ से काम चालू करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊँ यार, डायरेक्ट ये तो मैं लिख नहीं सकता, ये तो हमें प्रूव करना है। तो एक जो थ्योरम है वो तो मैं हमेशा किसी भी क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, जिसमें इंटरसेक्शन है ना, उसमें मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम तो लगा ही सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये मैं कभी भी किसी में भी लगा सकता हूँ, भले वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश है। क्या आपको याद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है? चलो याद नहीं है तो मैं आपको ऐसे याद करवा देता हूँ। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ डैश है, तो इस एंड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। कैसे, सबसे पहले हम ई करवा देंगे मल्टीप्लाई बाय, अब चूंकि ई ऑलरेडी हो चुका है तो मैं अब एफ डैश को करवा दूंगा ऐसे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, और वरना आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना, उसमें भी आप ये वैल्यूज डाल के देख सकते हो। ठीक है, ऐसा हो गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको आप यहीं पे होल्ड रखो। अब देखो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ये फिर ओब्लिक और ये ई है, तो ऐसा ना, ऐसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर काम आ जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉपर्टी आती है, वो यहाँ पर काम आएगी। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये है वो प्रॉपर्टी कि कहीं जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हमने पहले देखा था, पहले जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तब यहाँ पर क्या ई डैश है ना, तो इस ई डैश का और नीचे जो कुछ भी है वो सेम टू सेम इधर भी आ जाता है। तो जैसे ये डैश वाली की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप ये समझो ना, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश में क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वैसे यहाँ पर ये ओब्लिक एफ लग गया, ओब्लिक ओब्लिक तो नहीं है, ये डंडा लगा के एफ लगा दिया, तो इधर भी हम डंडा लगा के एफ खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, एफ डैश है ना, तो इसका बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, ऐसा कर दिया। ठीक है, इस पर मैंने वो लगा दी प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब इसको ना, इसको देखो थोड़ा सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या बन गया, ई हो गया यहाँ पे है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो पहले से ही है। अब देखो चूंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 1 माइनस, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ पर मैं ना इसको, अब इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो ई और एफ है ना, ये क्या है, एकदम ये है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो ये दोनों के दोनों कैसे इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आप यहाँ पर ई के होने ना होने से, है ना, यहाँ पे इस डंडे के बाद में क्या है, ई है, तो इसके मतलब ये हो चुका है ऑलरेडी, इसके होने ना होने से एफ के होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी जगह आप पी ऑफ एफ लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, पी ऑफ एफ लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी ऑफ एफ, ऐसा लिख दूंगा मैं। ठीक है, चूंकि इंडिपेंडेंट गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख पाया ऐसे। यहाँ पर क्या है, पी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाई। अब देखो यार, इसको ना फिर से आप समेट सकते हो। 1 में से, 1 क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, उसमें से अगर आप एफ की प्रोबेबिलिटी को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एफ डैश की प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ध्यान से देखो, ये यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश,
और सोल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच चुके, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो अलग अलग हो गया ना, पी ऑफ ई ये अलग हो गया, पी ऑफ एफ डैश ये अलग हो गया, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जब हम ऐसी कंडीशन पे पहुँच जाते हैं तब ई एंड एफ डैश ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। अब मैं यहाँ पर नोट के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ और उसके साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं चीज़ें लिखूंगा। तो देखो दोस्तों ये है वो नोट, इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, ई डैश एंड एफ आर इंडिपेंडेंट एंड थर्ड पॉइंट क्या है, ई डैश एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना थोड़ा। कई बार क्या होता है कि ऐसे मतलब कुछ और चीज़ें में पूछी जाती है, फिर प्रूव कराने के लिए पूछी जाती है, फिर कई बार इन्हीं से रिलेटेड कुछ और चीज़ें मतलब घुमा फिरा के दे दी जाती है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएगी, है ना। देखना ये पॉइंट काम आएगा आगे। क्या है, जब भी ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तब फिर आप उनका आगे पीछे ये कॉम्प्लीमेंट डैश वगैरह कुछ भी लगा लोगे, कुछ भी कर लो, वो इंडिपेंडेंट उनका मतलब वो आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ऐसे हंसते खेलते हम आगे जो बेस थ्योरम है वो भी कर लेंगे ना। देखो मेन तीन है यहाँ पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो आज हमने किया है, और उसके बाद में बेस थ्योरम, फिर उसके बाद में तो ना वो स्टेटिस्टिक्स टाइप की चीज़ें चालू हो जाएगी। तो वो तो बहुत आसान है। तो मिलते हैं अब आगे, थैंक यू वेरी मच।